नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गुजरात पंचायत के सेशन में। विपक्षी पार्टियों को लग रहा है कि गुजरात की जनता 27 साल के बाद भाजपा से ऊब गई है। क्या यह हकीकत है या फिर भाजपा सीपीआईएम का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है? इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ अहमदाबाद में आज तक की इस पंचायत में मौजूद हैं मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्री और इस सरकार के खास मंत्री पीयूष गोयल। पीयूष गोयल जी, स्वागत है आपका। गुजरात के चुनाव को जीतने में इस वक्त बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है। विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि अब तो 27 साल में ना बोरियत सी आ जाती है। उनको लगता है कि बस वही चल रहा है, बीजेपी ने जो भी करना था सब देख ही लिया, अब कुछ नया हो जाए। आपके लिए उस एंटी इनकम्बेंसी को और 27 साल की जो ये लोग बोरियत कह रहे हैं, वो कितना बड़ा चैलेंज है इस चुनाव में? बहुत दुर्भाग्य है कि विकास को वो बोरियत कह रहे हैं। मैं समझता हूं गुजरात की जनता बड़ी समझदार है। गुजरात की जनता ने देखा गत 27 वर्ष जो भाजपा ने शासन किया है, उसमें जिस प्रकार से अमूलचूल परिवर्तन हुए हैं यहाँ की अर्थव्यवस्था में, यहाँ की आधारभूत सुविधाओं में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, इंडस्ट्री आई, बड़े पैमाने पर रोजगार आया और एक जीवन स्तर लगभग हर गुजराती का सुधरा है। चाहे वो खेडूत हो जो किसान में खेत में काम कर रहे हैं, चाहे वो मजदूर हो जो देश की अर्थव्यवस्था को पंख दे रहा है, चाहे वो छोटा दुकानदार हो, उद्यमी हो, युवा युवती हो जिनको अच्छी शिक्षा मिल रही है। एक प्रकार से समाज के हर वर्ग ने इस सरकार का काम देखा है और मेरा मानना है कि अच्छे काम के पीछे लोग गुजरात के अपने आप को जोड़ना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से दिशा दी थी गुजरात को, जिस प्रकार से आज वो पूरे देश की दिशा और दशा दोनों को सुधार रहे हैं, उसका लाभ स्वाभाविक रूप से गुजरात में लगातार लोगों को मिला है। ये तो वास्तव में इनका सौभाग्य है कि बाकी देश तो 8-8.5 वर्ष से मोदी जी के अच्छे शासन का लाभ ले रहा है। गुजरात के लोगों ने तो 21 वर्ष ये लाभ लिया है। तो मेरा मानना है कि आज लगभग पूरे देश में और विशेषकर गुजरात में जो लोकप्रियता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है, जिस प्रकार से भूपेंद्र भाई ने गुजरात की सरकार को नेतृत्व दिया है, बोरियत उनको लगती है जो विपक्ष में बैठे हुए हैं। हमारे लोग सेवा में बिजी हैं, हमारे लोग काम करने में बिजी हैं, हमारे लोग यहाँ की जो अलग अलग संस्थाएं उनको मजबूत बनाने में बिजी है। और जिस प्रकार से काम हुआ है उसको देखते हुए ये चुनाव प्रो इनकम्बेंसी का प्रतीक बनेगा। कोई एंटी इनकम्बेंसी मुझे तो दिखी नहीं। जहां मैं गांव में गया, जहां मैं इंटीरियर्स ऑफ गुजरात में गया, चाहे वो पाटन हो, चाहे सोमनाथ हो, चाहे जूनागढ़ हो, महसाना हो, वडोदरा में पीछे अग्रसर गुजरात के कार्यक्रम में यहाँ के बुद्धिजीवियों के साथ भी विस्तार से चर्चा हुई। प्रदेश में एक बहुत बड़े पैमाने पे प्रधानमंत्री मोदी जी और भाजपा के प्रति स्नेह है, विश्वास है और पूरी तरीके से गुजरात में एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग भारतीय जनता पार्टी को मेजॉरिटी मिली। गुजरात की जनता के सामने एक बड़ा सवाल यह है कि नया क्या? 27 साल में जो बीजेपी से देखा, आगे का आपका विजन, आपका प्लान क्या है ताकि गुजरात जहां पे पहुंचा है उसके आगे नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट फेज में जा पाए? देखिए, गुजरात की जो जीडीपी में बहुत बड़ी वृद्धि हुई है गत 25 वर्षों में, जिस प्रकार से गुजरात में इंफ्रास्ट्रक्चर की वृद्धि हुई है, जिस प्रकार से उद्योग आया है, एक्सपोर्ट निर्यात में बहुत बड़ा काम हुआ है, इन सबको देखते हुए जब हम आगे के कार्यक्रम बताते हैं, चाहे वो हमारी सेमीकंडक्टर पॉलिसी हो गुजरात की, चाहे वो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी, बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी, स्टार्टअप पॉलिसी, अलग अलग प्रकार से ड्रोन पॉलिसी, नई नई चीजें गुजरात में बड़े पैमाने पर लाई जा रही है। और मैं समझता हूं गुजरात की जनता देख रही है कि अति आधुनिक जो टेक्नोलॉजीज के साथ प्रदेश का स्वरूप बदल रहा है, प्रदेश के विकास में और तेज गति आ रही है। इससे लगभग हर व्यक्ति को लाभ होगा। छोटा व्यापारी हो, बड़ा उद्योगपति हो, मध्यम वर्गीय हो, कोई नौकरी पेशा हो, कोई कामगार हो, मजदूर हो,
हर एक वर्ग को, महिलाओं को, युवाओं को, आदिवासियों को, सबको नजर में आ रहा है कि कैसे नई नई आधुनिक चीजें जो विश्व में देखी जाती थी, जो हम पहले इंटरनेट और टीवी पे देखते थे, आज गुजरात में धरातल पे नजर आने लगी। एक सवाल यह खड़ा होता है, क्योंकि मोदी जी और अमित भाई शाह का इतना वर्चस्व है, इतनी पकड़ है, क्या गुजरात के शासन में ओवर सेंट्रलाइजेशन है कि क्या गांधीनगर की सरकार दिल्ली से चलती है? देखिए, जिस चीज को आप ओवर सेंट्रलाइजेशन देख रहे हो, वो वास्तव में एक मॉनिटरिंग और ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म को प्रोत्साहन देने का काम है, और उसी से लोगों को जवाबदेही बनाया जा सके। आखिर जो देश भर में इतने सारे बड़े बड़े काम हुए, वो आखिर तभी संभव थे जब उसके ऊपर निगरानी रखी गई, अच्छी मॉनिटरिंग हुई, उनको ट्रांसपेरेंट तरीके से देश के कोने कोने तक उसकी जानकारियां पहुंची। अब उदाहरण के लिए कोविड के समय में और अभी तक 80 करोड़ लोगों को जो फूड सिक्योरिटी के तहत अनाज मिलता था, उसको डबल कर दिया है लगभग, और एडिशनल 5 किलो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में दिया गया है लगभग 28 महीनों के लिए, यानी करीब करीब 1100 लाख टन। अब ये इतनी बड़ी चीज देश के कोने कोने तक पहुंचाना और लोगों को अवगत कराना कि अब आपको जो पहले 5 किलो मिलता था, ये उसके ऊपर आपको 5 किलो और मिलेगा, जिससे कंज्यूमर या उपभोक्ता या लाभार्थी को जानकारी पहुंचे और उनको इसका लाभ मिल सके। ये कोई मामूली बात नहीं थी, लेकिन क्योंकि 2014 से ही अलग अलग कार्यक्रमों द्वारा ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता लाई गई है, या डिजिटल टेक्नोलॉजीज का सहारा लेके देश के कोने कोने तक हमने डिजिटल इंडिया को पहुंचाया है। हमने जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड, आज देश में आप किधर भी रहते हो, पर आपका राशन कार्ड कोई और प्रदेश का हो, कोई और इलाके का हो, आप अपना राशन देश में किधर भी ले सकते हैं। आज तो राशन कार्ड भी आपको कैरी नहीं करना है जेब में, अंगूठा ही राशन कार्ड है। आप आधार नंबर दो और अंगूठा लगाओ बायोमेट्रिक पे, आपका अनाज मिल सकता है। ये सब जो कार्यक्रम 8 वर्षों में देश में फैले हैं बड़े पैमाने पे, उसका लाभ आज जनता देख रही है, उसका फायदा देख रही है। और मैं समझता हूं कि नए नए प्रयोग जिससे गवर्नमेंट के प्रोग्राम सैचुरेट हो सके, कोने कोने तक जाए, चाहे बिजली हो तो 100% घर, कुकिंग गैस कनेक्शन हो 100% घर, मुफ्त में लोगों को शौचालय देने का काम हो, एक इज्जत घर हो जिससे हमारी माता बहनें, बेटियां, बहुओं की इज्जत सुरक्षित रहे, वो इज्जत घर तो 12 करोड़ देश भर में हर घर तक पहुंचे। कोविड के महामारी में वैक्सीन हो तो 100 करोड़ से अधिक वैक्सीन पूरे देश में सबसे पहले अगर किसी ने पहुंचाया तो भारत ने पहुंचाया, और फिर वो बढ़ते ही गया, बढ़ते ही गया, बढ़ते ही गया, यहां तक कि अब लगभग 200 करोड़ वैक्सीन भारत में हमने लोगों को दिए। गुजरात को तो रिकॉर्ड अपने आप में आश्चर्यजनक है, 100% 18 से ऊपर उम्र वाले सभी को 2 डोज लगे हैं, और लगभग बड़ी संख्या में प्रिकॉशनरी डोज। इस चुनाव में एक बड़ी बहस छिड़ी रेवड़ियों को लेकर, फ्रीबीज को लेकर। प्रधानमंत्री ने कहा कि रेवड़ी नहीं दूंगा। विपक्ष ने कहा कि भाई फ्री बिजली तो आपकी भी सरकारें देती हैं, खाना तो आप भी दे रहे हैं, तो अब ये रेवड़ी क्या है जो बीजेपी दे वो जनता के हित में, अगर विपक्षी पार्टी वही चीज दे तो वो रेवड़ी। इसको आप कैसे देखते हैं इस बहस को? मैं समझता हूं इसमें कोई अंतर विरोध नहीं है, क्या चीज रेवड़ी है और क्या चीज एम्पावर करती है, लोगों को सक्षम बनाती है एक अच्छे जीवन के लिए। उदाहरण के लिए बिजली का कनेक्शन देने की बात हो तो हमने मुफ्त में दी, और वो 3-3.5 करोड़ घर जिनको आजादी के 70 साल बाद भी बिजली का कनेक्शन नहीं था, या 18,000 गांव जहां बिजली कभी देखने को नहीं मिली थी, उस तक बिजली पहुंचाने का काम ये सरकार की जिम्मेदारी है। आप उनको एम्पावर कर रहे हो, एक तरीके से उनको दुनिया के साथ जोड़ रहे हो बिजली पहुंचाने से। बिजली पहुंचाने का काम घर तक बिना कोई रिश्वत के, बिना कोई भेदभाव के सबको मिले, ये काम अवश्य एक प्रकार से एम्पावरमेंट का है। इसी प्रकार से जो लोगों के पास पक्का घर नहीं है, आप जब उनको घर देते हो तो उनको रोजमर्रा की समस्या से मुक्त करते हो।
नहीं तो जीवन निकल जाता है, व्यक्ति अपने घर बनाने में जुटा रहता है। जब आप आयुष्मान भारत के तहत गरीब तबके को, जो लोग एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया में फिट होते हैं, उनको जब आप मुफ्त में हेल्थ केयर देते हो, तो उससे आप उसको रोजमर्रा की स्वास्थ्य सेवाओं की तकलीफ और चिंता से मुक्त करते हो। उससे देश की जो आज जनसंख्या है, वो रोटी कपड़ा मकान के पीछे आज कोई किसी को तकलीफ नहीं है, वो सरकार ने सुरक्षित कर दिया है। अब वो इनकम अर्नर बनने के लिए चाहते हैं, अब वो अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं। तो हमने एम्पावरमेंट का काम किया है। हमने जो जो चीजें की हैं वो लोगों को वास्तव में आत्मनिर्भर बनाने के लिए की हैं। उसको कमजोर नहीं बनाना चाहते, उनको इस प्रकार से नहीं बनाना चाहते हैं कि सभी कुछ वो सरकार के ऊपर निर्भर। तो मैं तमिलनाडु के वित्त मंत्री का इंटरव्यू कर रहा था, वो कह रहे हैं कि तो फिर रेवड़ी क्या है? यही सब चीजें जब हम करते हैं, हम सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर एंड एम्पावरमेंट कर रहे हैं। बीजेपी को लगता है जो हम करते हैं वो रेवड़ी अगर वो करते हैं तो फिर रेवड़ी की आपकी डेफिनेशन क्या है? मैं बताता हूं क्या फर्क है। अब अनाज है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट देश में है, उसके तहत 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जाता है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर रेखा के नीचे है, एक गरीबी की रेखा या निम्न मध्यम वर्ग की रेखा के नीचे है, इसलिए उनको दिया जाता है। वो रेवड़ी नहीं है, वो एक प्रकार से उनके घर में चूल्हा जले वो सुनिश्चित करने का काम। जब वो उसको पूरी जनसंख्या पे अप्लाई कर देते हैं, जिसमें चाहे अरुण पुरी जी हो या आप या मैं हूं, हमको भी एंटाइटलमेंट मिल जाती है कि अब मुफ्त राशन हमें मिल सकता है, जो आज आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिले या जो आपको आज कुछ प्रदेशों में देखने को मिले। वो मेरे ख्याल से गलत है, क्योंकि वो फिर एक प्रकार से कमजोर करता है अर्थव्यवस्था को भी। और जो टारगेटेड बेनिफिट गरीबों को मिलना चाहिए, आदिवासियों को मिलना चाहिए, जो लोग वर्षों वर्षों से वंचित रहे, शोषित रहे, पीड़ित रहे, उन तक पहुंचाने के लिए फिर आपकी एबिलिटी कम हो जाती है। तमिलनाडु ने जिस प्रकार से किसानों की मदद की, मैं समझता हूं वो अच्छा काम किया। किसानों को एक प्रकार से उन्होंने खड़े होने में सहूलियत दी। हमने भी फर्टिलाइजर में जब लगभग 8 गुना हो गया फर्टिलाइजर का दाम, केंद्र सरकार ने पूरा बोझ अपने ऊपर ले लिया, जिससे किसानों को तकलीफ नहीं आए। हमने विश्व में जहां से भी लाना पड़े फर्टिलाइजर लाए, किसानों को फर्टिलाइजर की किल्लत नहीं होने दी, जिससे आज किसानों ने भारत को फूड सिक्योरिटी में, खाद्य सुरक्षा में एक प्रकार से मिसाल बना दिया पूरी दुनिया में। वो रेवड़ी नहीं है, वो हमने किसान को एम्पावरमेंट किया है। लेकिन अगर हम किसान को हर एक चीज मुफ्त में ही देने लग जाए और या हम किसान को आत्मनिर्भर नहीं होने दें, तो एक प्रकार से जो कुछ देश के इलाकों में हुआ है कि जमीन की क्वालिटी, जमीन सॉइल की क्वालिटी एकदम खत्म हो गई। किसी भी प्रकार की आगे के लिए उनको आत्मनिर्भर बनाने की क्षमता ही नहीं रही राज्य या केंद्र सरकार की। वो एक प्रकार से देश को नुकसान देते हैं। अब गुजरात का उदाहरण लीजिए। गुजरात ने बिजली 24 घंटे सुनिश्चित की, लेकिन लोगों से पावर का कॉस्ट जब रिकवर किया, उससे आज 24 घंटे बिजली सबको मिल रही है। अगर वो मुफ्त बिजली के चक्कर में पड़ जाते तो आस्ते आस्ते मुफ्त बिजली इज इक्वल टू नो बिजली, वो स्थिति बन जाती है। और ये हमने कई देश के इलाकों में देखा है। इसी प्रकार से आज गुजरात की चारों डिस्कॉम्स A+ कैटेगरी में, जिसके कारण वो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाते जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाते हैं तो नया इंडस्ट्री आती है। आज नवीकरणीय ऊर्जा गुजरात में सबसे ज्यादा है, 43% गुजरात में आज नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। एक प्रकार से सस्टेनेबिलिटी हो या एक इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना हो, जिससे लोगों को रोजगार मिले और लोग आत्मनिर्भर बन सकें, इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल गुजरात बना। आप वाणिज्य मंत्री हैं, उद्योग के मंत्री हैं, यहाँ पे ऑडियंस में और इस वक्त आपको आज तक इंडिया टुडे पे तमाम लोग लाइव देख रहे हैं, जानना चाहेंगे कि गुजरात में और खासतौर से इंपोर्ट्स के पर्सपेक्टिव से, एक्सपोर्ट्स के पर्सपेक्टिव से, इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से आपसे अब क्या उम्मीद की जाए? क्या आप ऐसा करेंगे जो अब तक आप नहीं कर पाए, या क्या आप ऐसा करेंगे जिससे जो यहाँ के औद्योगिक घरानों के लोग हैं, स्मॉल बिजनेसमैन हैं, मीडियम साइज बिजनेसमैन हैं, उनको फायदा मिले? देखिए, उद्योग, उद्यम, एंटरप्रेन्योरशिप या निर्यात, इन तीनों क्षेत्रों में गुजरात का जो
पिछला 20-25 वर्षों का परफॉर्मेंस रहा है वो तो अद्भुत है, जानकारियां सभी के पास है। ग्रोथ रेट अच्छा रहा है, निर्यात में बहुत पहल हुई है, यहाँ पे रिफाइनरीज हो, स्टील के कारखाने हो, केमिकल के कारखाने हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, अलग अलग प्रकार से छोटे बड़े उद्योग ने यहाँ पे कमाल का काम किया। हमारे सिरेमिक इंडस्ट्री आज यहाँ से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। टेक्सटाइल में जो यहाँ का कॉटन फैब्रिक या मैनमेड फैब्रिक जाते हैं वो पूरी दुनिया उसका लाभ लेती है। लैब ग्रोन डायमंड्स आज डायमंड्स का रिप्लेसमेंट बन रहे हैं। तो अलग अलग प्रकार से गुजरात पहल करते हैं। अब सेमीकंडक्टर में पहला प्लांट आ रहा है, ऐसे ही आगे चल के देखें तो अलग अलग टेक्नोलॉजीज और स्टार्टअप इकोसिस्टम के माध्यम से इनोवेशन में गुजरात अद्भुत काम कर रहा है। जो प्रदेश आगे बढ़ के हमें जमीन देता है वहां हम बड़े पार्क्स लगाते हैं, आगे चल के यहाँ टेक्सटाइल पार्क आने की संभावना है। धोलेरा में इंडस्ट्रियल पार्क जहां प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध हो, वो एक बड़ा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के रूप में धोलेरा उभर रहा है। अहमदाबाद से 2 घंटे दूर है और इतनी बढ़िया जगह है इन्वेस्टमेंट के लिए। सब इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार प्रोवाइड कर रही है। आगे चल के पर वहां पे कई सारे जो लोग जा रहे थे जमीन देखने के लिए वो कह रहे हैं काफी मार्शी लैंड है, यहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है, तो थोड़े चिंतित थे कि सरकार बुला तो रही है लेकिन जाके हम फंस तो नहीं जाएंगे। इसलिए हमें लैंड को डेवलप करना पड़ेगा, लेकिन जमीन की एक सीमा है। अप टू अ पॉइंट आप जमीन को शहरों के नजदीक उपलब्ध करा सकते हैं, उसके बाद आपको इतना दूर जाना पड़े तो उतना दूर जाने के लिए अभी तक इंडस्ट्री तैयार नहीं है। उसके लिए हमारी सरकार अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर। अब पीछे मैं वडोदरा में कार्यक्रम कर रहा था, मेरी रिटर्न फ्लाइट अहमदाबाद से थी, तो मैंने जब देखा डिस्टेंस वगैरह 140 किलोमीटर के करीब था, मुझे लगा 3-3.5 घंटे लगेंगे। मैं लगभग 1 घंटे 20 मिनट में वडोदरा से अहमदाबाद पहुंच गया। अब ये जब देखा और वहां पूरा जो जर्नी था, जितना स्मूथ हाईवे था, ये सब देख के स्वाभाविक रूप से लगता है कि यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर ने जो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया वो बड़ा नेचुरल है। और इसी प्रकार से चाहे उद्योग मंत्रालय हो, वाणिज्य हो, वित्त मंत्रालय हो, हम सब मिलके गुजरात का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरे, गुजरात में उद्योग बढ़े। और ये हमारा सिर्फ गुजरात के लिए नहीं है। हम जब टेक्सटाइल पार्क की बात करते हैं तो पूरे देश में अलग अलग प्रदेशों के बीच में स्पर्धा करते हैं। जो प्रदेश ज्यादा इंसेंटिव दे, सुविधा दे, वहां टेक्सटाइल स्पर्धा की बात कर रहे हैं। इस वक्त हम गुजरात में बैठे हैं। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि माता पिता का कभी कभी क्या कोई पसंदीदा बेटा या बेटी हो, और अगर ऐसा है तो फिर बड़ी दिक्कत होती है परिवार में। अब सवाल यह है कि क्या इस सरकार का पसंदीदा जो बेटा बेटी है वो गुजरात है, क्योंकि बाकी स्टेट्स को लग रहा है कि क्योंकि अमित शाह जी भी, प्रधानमंत्री मोदी भी गुजरात से आते हैं, तो थोड़ा सा एक सिग्नल मिल रहा है बड़े बड़े औद्योगिक घरानों को कि गुजरात चलो, कुछ दिन बिताओ, कुछ साल बिताओ गुजरात में। मैं समझता हूं कि मुझे अब 8-8.5 वर्ष हो गए हैं और मैंने आपके कई इंटरव्यूज और कई फोरम्स में ये बात बताई भी है, आज आप सबके समक्ष भी रखूंगा। देखिए, जो प्रदेश अच्छा काम करे, जिस प्रदेश के लोग अच्छा काम करें, जिस प्रदेश में एक औद्योगिक कल्चर होगा, या जिस प्रदेश में अब फार्मिंग है, हमने नेचुरल फार्मिंग तो पूरे देश को कहा अडॉप्ट करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग अडॉप्ट करें। अब गुजरात अगर पहल करता है तो उसका लाभ स्वाभाविक रूप से गुजरात को मिलेगा। हमने टेक्सटाइल्स में कई सारी स्कीम्स लाई कि सब लोग अडॉप्ट करें, डायमंड इंडस्ट्री, जेम एंड ज्वेलरी में स्कीम्स लाई कि सब अडॉप्ट करें। अगर गुजरात के लोग उसको पहले अडॉप्ट करें तो उसको लाभ मिलेगा। लेकिन मेरे 8-8.5 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी हो, माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी हो, किसी ने कभी एक बार भी मुझे ये आदेश नहीं दिया और ये डायरेक्शन नहीं दी कि कोई भेदभाव हो या गुजरात को ज्यादा मिले। मैं आपको एक उदाहरण के साथ ये बात को सिद्ध करना चाहूंगा। जब मैं बिजली मंत्री था, विद्युत मंत्री, तब हमने 2 स्कीम्स निकाली। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विकास योजना और एक इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम। एक ग्रामीण थी, एक शहरों के लिए थी। दोनों में उत्तर प्रदेश और बिहार, जो दोनों उस समय 14 में विपक्षी पार्टीज के हाथ में थे, एक समाजवादी की सरकार थी, एक नीतीश कुमार जी आरजेडी की सरकार। इन दोनों प्रदेशों को सबसे ज्यादा पैसा उन दोनों स्कीम्स का
उस समय उन दोनों प्रदेश को मिला। गुजरात के लोग उस समय मेरे से नाराज भी हुए। उन्होंने कहा कि ये क्या है, हमें क्यों इतना कम मिला है, एक प्रकार से रिवर्स भेदभाव। मैं कहा आपके यहां तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऑलरेडी विद्युत के क्षेत्र में इतनी प्रगति की है कि आपको अभी इन 2 स्कीम्स की जरूरत नहीं, बिग प्रोजेक्ट आप बहुत आगे चले गए। तो उल्टे मुझे याद है उस समय के विद्युत मंत्री ने कहा ये अच्छा है, हम अच्छा काम करते हैं, इसके लिए आप हमारे साथ भेदभाव उल्टा कर रहे हैं। हमने अच्छा काम किया, हमें तो ज्यादा मिलना चाहिए। तो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी पहले दिन से 2014 से कहते हैं कि पूरे देश का समुचित विकास होना चाहिए, और इसमें ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया को अगर हमें थोड़ा आउट ऑफ द वे जाके आगे ज्यादा भी देना पड़े तो हमें प्रोत्साहित किया जाता है। लेकिन गुजरात के लोगों की, गुजरात की सरकार की इतनी क्षमता है कि वो अपने आप में इतना अच्छा काम करती है कि जब हम थोड़ा काम केंद्र से और करते हैं तो मिलके डबल इंजन 1+1 11 कर देती है, बजाय के 1+1 = 2। आखिर में ये बताएं कि इस चुनाव में आपका प्रतिद्वंदी कौन है? आप कांग्रेस को अपना ऑपोजिशन मानते हैं या आपसे पहले यहाँ केजरीवाल बैठे थे, केजरीवाल को मानते हैं? हम तो सभी का स्वागत करते हैं, क्योंकि यहाँ कोई प्रतिद्वंदी बन ही नहीं पा रहे। यहाँ की जनता में जो स्नेह प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति है, जो लोकप्रियता है, जिस प्रकार से वो प्रधानमंत्री मोदी जी हों, यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हों या अमित शाह जी हों, बाकी हमारा जो नेतृत्व है, उन सबको जो उन्होंने महसूस किया, उनके काम को देखा, उनके दिनचर्या को देखा, उनकी मेहनत को देखा, उनके प्रयासों को देखा, उस सबको देखते हुए, उनकी ईमानदार व्यवस्थाओं को देखा, उन सबको देखते हुए मैं समझता हूं जनता ने मन बना लिया है भाजपा को एक ऐतिहासिक विजय देने का। जो भी प्रतिस्पर्धा में आना चाहे उन सबका स्वागत है। मैं तो मानता हूं कि गुजरात की जनता इतनी समझदार है कि सभी को अपना सही ठिकाना इस बार दिखा देगी। पीयूष गोयल जी, आप आज तक के गुजरात पंचायत में आए, इसका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। हम यहाँ बैठे सब लोगों को और इस वक्त टेलीविजन पे या सोशल मीडिया पे जो लोग देख रहे हैं उनको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह जी यहाँ पे आ चुके हैं और कुछ देर में हम उनके साथ बातचीत शुरू करने वाले हैं। वो हमारा आखिरी सेशन होगा, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप आए, हमारे इस कार्यक्रम में आपने शिरकत की। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।